Good morning students. My name is A.K. Tawar, TRM Public School, मोदीनगर। आज हम आपको चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट्स, इसका लास्ट पार्ट है पेज नंबर 11, जिस पर कि सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, इसके बारे में आपको बताएंगे। जैसा आप देख रहे हैं टॉपिक सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन का मतलब है सॉइल इरोजन। पहले सॉइल इरोजन समझ लीजिए किसे कहते हैं। कई सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी अर्थ पर फोर्सेस हैं जो लगातार काम करती रहती हैं और मिट्टी की ऊपरी परत को अपनी जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाती रहती हैं। बहता हुआ पानी, रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, वेट्स, इस तरह की कई सारे फोर्सेस हैं जो लगातार डेनोडेशन का काम करती हैं। व्हाट इज डेनोडेशन? द डेनोडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। डेनोडेशन मिट्टी की ऊपरी परत को अलग करना। मिट्टी की परत अलग होगी तो कहीं दूसरी जगह जाकर वो जमा भी होती है। तो इस तरह प्राकृतिक कई सारे फैक्टर्स हैं जो लगातार मिट्टी की ऊपरी परत को हटाते रहते हैं। इसी को हम कहते हैं सॉइल इरोजन। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन सिम्पलिस्टली एंड जनरली देयर इज द बैलेंस बिटवीन द टू। ये दोनों बातें एक साथ होती हैं, सॉइल इरोजन का होना और मिट्टी का बनना। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड सॉइल इरोजन दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। प्राकृतिक कारक नेचुरल फैक्टर्स हैं जो लगातार काम करते हैं, लेकिन जब कभी इनका बैलेंस बिगड़ जाता है, बैलेंस बिगड़ने का मतलब है कि मिट्टी की ऊपरी परतें अपनी जगह से ज़्यादा हटती हैं और मिट्टी का बनना कम होता है, तब ये प्रॉब्लम आती है। इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है इसके बारे में आज आपको बताएंगे। तो द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन, ये बता ही दिया आपको। समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी। इसमें केवल नेचुरल फोर्स ही काम नहीं करती, यहाँ पर नेचुरल फोर्स के अलावा मनुष्य भी इसमें सम्मिलित है। कुछ मनुष्य की एक्टिविटी इस प्रकार की हैं कि इसके द्वारा भी मिट्टी बेकार होती जा रही है, उसकी फर्टिलिटी घटती जा रही है, जिसको हम सॉइल इरोजन या डेनोडेशन का नाम देते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहले फैक्टर्स की हम बात करें लाइक ए डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है वनों का काटा जाना। वन तो काटे ही जाते हैं, लेकिन वनों के काटने का एक सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि हमने इस वनों को रिन्यूएबल श्रेणी में रखा है। रिन्यूएबल का मतलब होता है कि वनों को काटने के साथ साथ में हम वनों को लगाते रहें तो रिन्यूएबल कहलाएंगे। और यदि हम वनों को काटते ही रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे लिए वन पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। साइंटिफिक नॉर्म कहता है कि किसी भी देश की टोटल लैंड का लगभग 33% फॉरेस्ट होने चाहिए, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है, ज़रूरतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि हमने वनों को तेज़ी से काटा है और इसका परिणाम क्या निकला है कि देश के अंदर केवल 20% वन रह गए हैं, जो एक चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि हमारी सारी इंडस्ट्री जो वनों पर आधारित हैं उनके लिए रॉ मटेरियल की कमी होगी, बिल्डिंग मटेरियल्स जो लकड़ी से बनाया जाता है उसकी कमी होगी, और सबसे बड़ी बात है सॉइल इरोजन। पहाड़ों पर, पर्वतीय क्षेत्रों पर जब ये वन नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे, तो बहते हुए पानी से मिट्टी का कटाव ज़्यादा होगा और वो मिट्टी बहते हुए सी ओशन तक पहुँचेगी। इस तरह हमारी जो उपजाऊ मिट्टी है वो बर्बाद होगी और उसका परिणाम होगा देश के अंदर फसलों का उत्पादन में कमी आना। तो ये सारा चिंता का विषय है। हमें इसके बारे में सोचना होगा कि कैसे हम अपने देश के अंदर सॉइल इरोजन को, जो मिट्टी बर्बाद हो रही है, हर साल पानी के साथ बह जाती है, हवा के साथ उड़ती है, उसको कैसे रोका जाए।
तो डिफॉरेस्टेशन एक मुख्य कारण है, इसके अलावा ओवर ग्रेजिंग है, कंस्ट्रक्शन है एंड माइनिंग, खनन करना, ये सारे कारण हैं। ज़्यादा मात्रा में पशुओं को चराना भी कारण बनता है सॉइल इरोजन का, क्योंकि पशु जैसे जैसे चरते हैं, घास खाते हैं, उनके पैर गीले होते हैं और वो मिट्टी को अपनी जगह से हटाते हैं। फिर दूसरे फैक्टर्स जैसे रनिंग वाटर है, विंड्स है, उस मिट्टी को बहाकर दूसरी जगह ले जाते हैं और वो ऊपरी परत हट जाती है। तो इस तरह ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंगें बनती हैं, कारखाने लगते हैं, डेवलपमेंट होता है, नई नई अथॉरिटियाँ, तो सोसाइटी डेवलप होती हैं, उन सब के लिए ज़मीन की आवश्यकता होती है। और जो प्राकृतिक रूप से जमी हुई मिट्टी है उसकी साथ में छेड़छाड़ की जाती है तो मिट्टी अपनी जगह से हटती है और ऊपर लूज होकर वह पानी के साथ में बहने लगती है। तो इस तरह के कई कारण हैं, विंड्स है, ग्लेशियर है एंड वाटर लेड टू सॉइल इरोजन, ये सभी कारण सॉइल इरोजन के बन जाते हैं। तो रनिंग वाटर कट थ्रू द क्ले, जब पानी बहता है तो पानी स्पीड से, ताकत होती है, उसमें पावर होती है और उसके सामने जो भी आता है उसे बहाकर ले जाता है। तो इस तरह पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जहाँ पर ऊपर से पानी बहकर आ रहा है तो स्पीड ज़्यादा होती है और पानी गहराई से मिट्टी को काटता है। गहराई से मिट्टी काटने के कारण गहरी नालियाँ बन जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, गलीज इरोजन। तो गलीज इरोजन का मतलब ये होता है पहाड़ी क्षेत्रों में बहते हुए पानी से जमीन की गहरी नालियाँ बन जाना, जो काफ़ी गहरी होती हैं, ऐसी नालियाँ बन जाती हैं जिसको गलीज इरोजन कहते हैं। और ये ज़मीन अनफिट होती है, दे लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन, यहाँ खेती नहीं की जा सकती, क्योंकि खेती करने की पहली शर्त होती है कि खेत का लेवल बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, सिंचाई सही तरह से की जा सके, उसमें फसलों की खुदाई बुआई सही तरीके से की जा सके। और पहाड़ी क्षेत्रों में अगर गहरी नालियाँ बन जाएंगी तो वहाँ पर न ट्रैक्टर चला सकते हैं, न हल चला सकते हैं, तो मिट्टी बेकार हो जाती है, जिसको हम द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन, इट इज नॉन एज पैडलैंड। पैडलैंड का मतलब है बेकार भूमि, यानी किसी काम की नहीं, और उसमें कटीली झाड़ियाँ उगाती हैं, पौधे उगाते हैं, और ऐसे लोगों के लिए ये चरा, जैसे चंबल की घाटी जो डकैतों के लिए विख्यात है, उनके छिपने के लिए विशेष जगह बन जाती है, क्योंकि वहाँ पर किसी को दिखाई नहीं देता है और उसमें गहरी नालियों में दूर तक वो चले जाते हैं, कुछ भी गलत काम करते हैं वहाँ जाकर छिप जाते हैं। द चंबल बेसिन सच लैंड आर कॉल्ड एंड रेवाइंस। तो इस तरह की जो भूमि होती है उसको रेवाइंस कहा जाता है, जो काफ़ी गहरी नालियाँ हों और वहाँ पेड़ पौधे उगाते हैं। समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है कि वाटर फ्लो एट द सीट ओवर लार्ज एरियाज, बाढ़ आती है, जैसा आज आप देख रहे हैं असम में, बिहार में, कितनी जगह पर बाढ़ आई हुई है। क्यों आती है इन एरिया में बाढ़? बिहार में, असम में, या जितने भी हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यहाँ बाढ़ की स्थिति हर साल बनती है। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? इसका मुख्य कारण है पहाड़ी क्षेत्रों का होना, क्योंकि बिहार के नॉर्थ में जो सीमाएं हैं वो नेपाल से मिलती हैं, और नेपाल में जो बारिश होती है वो पानी नेपाल की ज़मीन उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, वो पानी सीधा छोड़ दिया जाता है और वो बिहार की नदियों में आकर यहाँ पर तहस नहस करता है, बाढ़ की स्थिति पैदा करता है। इसी तरीके से असम में ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियाँ हैं। अगर हम नेपाल की नदियों की बात करें तो शारदा, घाघरा, गंडक, कोशी, कितनी सारी नदियाँ हैं जो वहाँ से आती हैं और यूपी बिहार से बहते हुए वो आकर गंगा में मिलती हैं। तो कुछ तो बारिश का ज़्यादा होना, पहले से ही बारिश हो रही है, लेकिन उसके बाद में नदियों में पानी का ज़्यादा होना, तो नदियों के आसपास का क्षेत्र सारा डूब जाता है। हर साल तबाही मचती है, हज़ारों लाखों लोगों का इसमें नुकसान होता है, घर, फसलें, सब कुछ पानी में बह जाते हैं।
तो यदि पानी के द्वारा ऊपरी परत बहती है, मिट्टी की ऊपरी परत बहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सीट इरोजन। यानी इरोजन भी कई प्रकार का है, जैसा अभी आपको पता है ग्लेज इरोजन। तो ग्लेज इरोजन में क्या है? गहराई होती है, गहराई से नालियाँ बन जाती हैं। और सीट इरोजन में क्या होता है कि जमीन की ऊपरी परत पानी के साथ में बह जाती है। इसको हम कहते हैं सीट इरोजन। In such case, the top soil is washed away. This is known as the seat erosion. Wind blow loose soil or flat or sloping and known as the wind erosion. इसके अलावा डेजर्ट एरिया में जहाँ बारिश नहीं होती है, उस एरिया में विंड का काम होता है, यानी हवा का काम होता है। तेज हवाएं चलती हैं और हवा के साथ में जो डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स, रेत है, सैंड है, वो हवा के साथ में आगे उड़ता चला जाता है और वो आगे जाकर दूसरे एरिया को भी डेजर्ट बनाना शुरू कर देता है। तो ये सारी समस्याएं हैं जो खासकर स्लोप पर ये रेत तेजी से बहता है, उड़ता है। सॉइल इरोजन आल्सो कॉल्ड ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। इसके अलावा एक कारण और भी है, कई कारण हैं जिसमें फार्मिंग का गलत तरीका, यदि किसान खासकर पहाड़ी क्षेत्रों की हम बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों में यदि हम हल चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं और वो अप डाउन चलाते हैं, यानी ऊपर से नीचे की ओर चलाते हैं, तो उससे भारी नुकसान होता है। एक नेचुरल रास्ता मिल जाता है नालियों के लिए। यहाँ समझ सकते हैं, ये पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ जो खेत हैं वो खेत कैसे बनाए जाते हैं? सीढ़ी नुमा। ये एक फ्लैट किया, उसके बाद में फिर ऊपर खेत बनते हैं। तो अगर हम इस तरह इसकी जुताई करते हैं तो इट इज ए बेस्ट मेथड ऑफ द प्लॉगिंग। और यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं तो ये रॉन्ग मेथड माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह जुताई कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं कंट्रोल प्लॉगिंग। कंट्रोल प्लॉगिंग में क्या होगा? ये नालियां बन जाएंगी और ऊपर से आने वाले पानी की जो फोर्स है वो रुकती चली जाएगी। पानी की फोर्स कम होगी तो जमीन को टाइम मिलेगा पानी को एब्जॉर्ब करने का और अंडरग्राउंड वाटर यहाँ ज़्यादा होगा। और यदि अप एंड डाउन ऊपर से नीचे की तरफ हम प्लॉगिंग करते हैं तो इस तरह से स्पीड तेज होती है और पानी की स्पीड तेज होने से मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है। तो इट इज ए रॉन्ग मेथड और इट इज ए बेस्ट मेथड ऑफ द प्लॉगिंग। इस तरह खेती करनी चाहिए पहाड़ी क्षेत्रों में, तभी हम मिट्टी को बचा सकते हैं। तो ये तरीका है, अगर इरोजन होता है तो उसे रोकना भी होगा। इसी तरीके से प्लॉगिंग इन द रॉन्ग वे और अप एंड डाउन द स्लोप फ्रॉम चैनल फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू द सॉइल इरोजन। और आगे हम कर सकते हैं प्लॉगिंग अलोंग द कंट्रोल लाइन कैन नेगलेक्ट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स। दिस इज कॉल्ड द कंट्रोल प्लॉगिंग। ये मैंने बताया आपको कंट्रोल प्लॉगिंग के बारे में। इसके अलावा स्टेप्स कैन बी कट आउट द स्लोप मेकिंग द ट्रैक्स। ट्रैक्स कल्टीवेशन। ट्रैक्स कल्टीवेशन का मतलब है कि इस तरह ये ट्रैक तैयार किए जाते हैं जैसे खेलों में होते हैं और सीढ़ी नुमा खेत होते हैं। इस तरह करके ये लेवल किया, यहाँ खेत बना, यहाँ लेवल किया, खेत बना, यहाँ लेवल किया, खेत बना यहाँ पर। तो इस तरह छोटे छोटे ट्रैक बनाकर लेवल करके खेती पहाड़ी क्षेत्रों में कर सकते हैं। और इन ट्रैक के बीच में या तो आप ट्री लगा सकते हैं, पेड़ों की लाइनें लगा सकते हैं, पत्थर रख सकते हैं, पत्थरों की लाइन, जिससे कि पानी की स्पीड को कम किया जा सके। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू द स्ट्रीप क्रॉप्स ऑफ ग्रासेस। और यदि खेत बड़े हैं तो उनके बीच में एक घास की बेल्ट लगा सकते हैं, जो बहता हुआ पानी है उसके साथ में जो मिट्टी आ रही है वो निचले भागों में ना आए और घास से उसी क्षेत्र में रुकी रहे। तो इस तरह मिट्टी को बचाया जा सकता है। स्ट्रीप ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। द ब्रेक अप ऑफ फ्रूट्स ऑफ द विंड्स। और डेजर्ट एरिया में हमें हवाओं की स्पीड को रोकना है तो वहाँ केवल डेजर्ट में डेजर्ट वाली
कटीली झाड़ियों को लगाकर हम उस स्पीड को कम कर सकते हैं। कटीली झाड़ियों से जो रेत उड़ता है, डस्ट जाती है, उसको रोका जा सकता है। दिस मेथड इज नॉन एज द स्ट्रिप क्रॉपिंग। इस तरह की विंड्स को रोकने के लिए जो पौधे लगाए जाते हैं, कटीली झाड़ी लगाई जाती हैं, उसको स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। प्लांटिंग लाइन ऑफ ट्री ऑफ ग्रेट शेल्टर आल्सो वर्क इन द सिमिलर वे। सच ट्रीज आर कॉल्ड द शेल्टर बेड्स। यदि पेड़ों की श्रृंखला लगाते हैं तो उसे शेल्टर बेड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बीच में या किनारों पर अगर पेड़ लगा दिए जाएं तो ऊपर से आने वाला पानी की स्पीड कम होगी, और क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं तो मिट्टी का बहाव भी कम होगा। इस तरह मिट्टी को हम बचा सकते हैं। दिस शेल्टर बेड हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली द स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स एंड स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। खासकर वेस्टर्न एशिया की हम बात, इंडिया की बात करें, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इस तरह के कटीले पौधे, कटीली झाड़ियाँ लगाकर जो ड्यून्स, सैंड ड्यून्स का मतलब होता है रेत के टीले। ये रेत के टीले होते हैं, इस तरह रेत के टीले होते हैं, और जिधर से हवा चलती है रेत के टीले आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस रेत के टीलों को रोकने के लिए क्या करें, कटीली झाड़ियाँ लगा सकते हैं। तो इस तरह जो एक डेजर्ट एरिया है उसको आगे जाने से रोका जा सकता है। तो इस तरह हम अपने देश में कई तरीके अपनाकर आगे मिट्टी को रोक सकते हैं।